हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एम्बियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आई एम समय सिंह मीना, प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। I qualified Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Assistant Professor exam with 11th rank in advertisement number 47। इस पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में एडहॉक बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुका हूँ और यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम भी 2 बार में क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस एग्ज़ाम को जब एनटीए ने आयोजित करना स्टार्ट किया था उस दौरान मैंने 99.93 परसेंटाइल स्कोर के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। दिस इज़ माई मार्कशीट फॉर योर रेफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं 157.58 का स्कोर मेरा रिटन एग्ज़ाम में है और इंटरव्यू में मुझे 23 मार्क्स अवार्ड हुए थे। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले बॉडी के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हो। सो लेट्स टॉक अबाउट UPHESC। UPHESC, it stands for उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन। 1980 में स्थापित यह आयोग कार्य करता है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए। That means the commission is responsible for the recruitment process of assistant professor and principals in government aided colleges in the state of Uttar Pradesh. Recently, the commission has come up with advertisement 51 for the recruitment of assistant professors in government aided colleges in the state of Uttar Pradesh. In part 1 of this video, I am going to break this notification into bits and pieces just for you. एडवर्टाइजमेंट 51 जुलाई के महीने में आया था। उस दौरान इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट थी वो थी 10 अगस्त 2022 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की। रिसेंटली कमीशन ने इसमें कुछ पोस्ट्स इंक्रीज़ की हैं, उस वजह से अब इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 अगस्त 2022 तक। दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। Total vacancies in this advertisement are approximately 1000 after that increase recently. Fees is 2000 rupees for unreserved, OBC and economically weaker sections and 1000 rupees for scheduled castes and scheduled tribes. One can apply at the web link uphesc51.com. ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए दे देंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। सैलरी इस पोस्ट के लिए जो रहती है वो पे बैंड है 15,600 से 39,100 रुपीज़ तक, जिसके साथ में आपको एकेडमिक ग्रेड पे मिलता है 6,000 रुपीज़ का। ऑलराइट, सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है उसको हम 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद ए मिनिमम स्कोर ऑफ 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके अलावा आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी होना चाहिए। इसके साथ में एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता है उनमें भी नेट एग्जाम्पशन रहेगा। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास PhD की डिग्री है और वो डिग्री उन्हें 2009 से पहले अवार्ड हुई है, उनके लिए भी नेट एग्जाम्पशन रखा गया है। ओके, बात करते हैं एज लिमिट की। अपर एज लिमिट इस पोस्ट के लिए है 62 ईयर्स, जो कि इस सर्विस की रिटायरमेंट एज भी है। बात करते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप टोटल 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ही पेपर होगा लेकिन उसमें
कुछ क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जनरल स्टडीज़ में 30 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा और इस तरह से जनरल स्टडीज़ का टोटल स्कोर बनेगा 60 मार्क्स। इसी तरह से आपके सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरह से आपके सब्जेक्ट का स्कोर बनेगा 140 मार्क्स। टोटल ये जो पूरा रिटन टेस्ट होगा ये आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू जो है वो इस पोस्ट के लिए 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अगर आप रिटन टेस्ट में जीएस प्लस को आपका सब्जेक्ट इन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो इंटरव्यू के पर आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, माइन्यूट डिटेल्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इस सर्विस में कॉलेज को प्रेफरेंस देते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये कम्प्लीटली मेरे पर्सनल ओपिनियन और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर दी गई आपको सलाह होंगी। आप चाहें तो इनको फॉलो करें, अदरवाइज़ आपके कुछ और क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके आधार पर आप डिसाइड करेंगे आपके कॉलेज या इस सर्विस को आपको किस तरह से जो है वो आगे बढ़ना है इस सर्विस में। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज को प्रेफरेंस देते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं या जिसको आप हायर प्रेफरेंस दे रहे हैं उसकी नेक ग्रेडिंग क्या है। और ये बात मैं अपने कॉलेज की नेक्स्ट स्टीयरिंग कमेटी और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का एक मेंबर होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉलेज का नेक ग्रेड। उसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉलेज में वो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए अवेलेबल है या नहीं, यानी कि आपके सब्जेक्ट में वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं या नहीं। ओके, तीसरी चीज़ कॉलेज में एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से डेवलप हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लाइब्रेरी की सुविधा जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो आपको फर्दर आपके हायर स्टडीज़ में भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा एक रिच लाइब्रेरी हमेशा स्टूडेंट्स के लिए भी और एक टीचर के लिए भी एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होता है। अब एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और एडेड कॉलेजेस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस स्लाइड में हमने उन्हीं डिफरेंसेस को आपके सामने लाने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो ये कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जो होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है और एडेड कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो जैसा कि हम शुरू से ही आपको बताते आए हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की जॉब प्राइमरीली ट्रांसफरेबल जॉब होती है। एक फिक्स टेन्योर या एक टाइम के बाद आपका 1 to अनदर सिटी में डिफरेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का एक ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो जॉब है ये एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, प्राइमरीली नॉन ट्रांसफरेबल। आप अपनी इच्छा से चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और सिंगल ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली आपको ट्रांसफ़र नहीं करती है। ओके, तो एक तरह से आपका पूरा जो करियर है वो एक ही कॉलेज में यूजुअली रहता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जब आपकी पोस्टिंग होती है या उसके लिए जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। राइट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में आप ग्रुप ए अधिकारी होते हुए भी गजेटेड नहीं होते। गवर्नमेंट कॉलेजेस कम्प्लीटली उन पर पूरी तरह से जो है वो गवर्नमेंट का ही नियंत्रण रहता है, जबकि जो एडेड कॉलेजेस हैं वो मैनेजमेंट के कॉलेजेस होते हैं लेकिन उनमें रिक्रूटमेंट जो परमानेंट पोस्ट पर होती है वो कमीशन के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए यूपी में जो सिलेक्शन होता है वो प्राइमरीली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है। रिटन टेस्ट लिया जाता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए लिया जाता है, जबकि
एडिड कॉलेजेस के लिए जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस वीडियो में सर जो है वो सैलरी के बारे में कब बताएंगे। सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी जॉब में, ठीक है। ओके, तो यहाँ इस जॉब के साथ जो सैलरी आपको मिलती है उसमें कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो बेसिक पे मिलती है, वो बेसिक पे आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग पर होती है 57,700 रुपीज़। इसके अलावा DA टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्रेजेंटली वो जो DA है वो है 34% ऑफ योर बेसिक पे, दैट अमाउंट्स टू 19,618 रुपीज़। इसके अलावा HRA मिलता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस उत्तर प्रदेश में इस सर्विस में 3 स्लैब्स में फिक्स है, तो ये डिफ़र करेगा सिटी टू सिटी। 2100 पहली स्लैब है, दूसरी स्लैब है 3150 रुपीज़ और तीसरी स्लैब है 6300 रुपीज़। राइट, तो इस तरह से जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है इस सर्विस में, वो बनती है 79,418 से लेकर 83,618 रुपीज़ तक। ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। राइट, कुछ डिडक्शंस आपकी सैलरी से होंगे। NPS कटता है आपकी सैलरी से 10% ऑफ योर बेसिक पे प्लस DA। बेसिक पे और DA मिलाकर जो आपकी सैलरी बनेगी उसका 10% ये आपका NPS के रूप में डिडक्ट होगा। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है और इसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली जो है वो ये कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो इनिशियली आपका ना तो इनकम टैक्स डिडक्ट होगा और ना ही आपका NPS डिडक्ट होगा। NPS डिडक्शन स्टार्ट होता है आपका पैन कार्ड बनने के बाद। अब बात करते हैं इस सर्विस में प्रमोशन के का जो है वो क्या स्कोप है, पदोन्नति आपकी किन पोस्ट पर होती है। तो जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होती है वो होती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, जिसके साथ में आपको जो एकेडमिक ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 6,000 रुपीज़। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जो है वो आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहूँ, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सिविल सर्विसेज में जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है यूजुअली ग्रुप A पोस्ट पर, उसके साथ जो ग्रेड पे मिलता है वो मिलता है आपको 5400 रुपये। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियली आपको ग्रेड पे ग्रुप A सिविल सर्वेंट से ज़्यादा मिलता है, 600 रुपीज़ का यहाँ पर डिफरेंस है। तो जो आपका पहला प्रमोशन होता है वो 4, 5, 6 इतने साल की सर्विस के बाद होता है। अब ये 3 जो साल हैं वो मैंने क्यों बताए हैं आपको, उसका एक रीज़न है। यदि आपके पास PhD की डिग्री है तो आपका 4 साल के बाद पहला प्रमोशन होगा। अगर आपके पास MPhil की डिग्री है या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे कि LLM, MTech, ये डिग्री आपके पास है, तो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा 5 इयर्स के बाद। और यदि आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नेट आपने क्वालिफाई किया है तो आपका पहला प्रमोशन होगा 6 साल के बाद। ओके, इसके ये 4, 5, 6 इतने ड्यूरेशन के बाद, 4, 5, 6 साल की ड्यूरेशन के बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है, तब आप बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल, और आपका इस टाइम पर ग्रेड जो एकेडमिक ग्रेड पे हुए हैं वो आपका हो जाता है 7,000 रुपीज़। ऑलराइट, 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल में सर्विस करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड के पोस्ट के लिए। ओके, इस पोस्ट के साथ जो एकेडमिक ग्रेड पे अटैच्ड है वो है 8,000 रुपीज़। असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड में 3 साल आप सर्विस करते हैं और इसके साथ आपके पास होनी चाहिए PhD की डिग्री, तब आप एलिजिबल होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD की डिग्री होना मैंडेटरी है, उसके बिना आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते। एसोसिएट प्रोफेसर का एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 रुपीज़ होता है, लेकिन आप सिर्फ 8,000 का डिफरेंस मत देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड से जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो सैलरी में बहुत ही बड़ा जंप आता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है आपकी सैलरी एसोसिएट प्रोफेसर बनने के साथ ही। एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर 3 साल जॉब करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। इससे अभी तक जो है वो प्रोफेसरशिप कॉलेजेस में नहीं दी जाती थी, लेकिन अब कॉलेजेस में भी एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं। प्रोफेसर के को जो एकेडमिक ग्रेड पे मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपीज़। राइट, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ
टाइम बाउंड प्रमोशन की बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं प्रमोशन के लिए, जैसे आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं, आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, आपके जर्नल्स में जो है वो पब्लिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके API को बढ़ाती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं प्रमोशन के लिए। फर्स्ट प्रमोशन यूजुअली बहुत आसान होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको एक टाइम बाउंड सर्विस चाहिए होती है। इसके अलावा एक ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है और रिफ्रेशर कोर्स रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट आपकी होती है वो होती है डायरेक्टर हायर एजुकेशन के माध्यम से। तो जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के बाद सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी आप उस कॉलेज को कांटेक्ट करें। ऑलराइट, कॉलेज को कांटेक्ट करके आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और कोशिश कीजिए उनसे ये जानने की कि आगे की प्रोसेस ज्वाइनिंग की क्या रहेगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा सीनियरिटी में, यानी कि आप वरिष्ठता क्रम की सूची में थोड़ा सा ऊपर होंगे। लेकिन कई एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसा हुआ है और कमीशन ने इसके लिए नोटिस भी निकाला है कि जब तक कि कॉलेज को कमीशन से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक वो किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ना करवाएं। लेकिन ऐसा हुआ है कि कई कैंडिडेट्स ने कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचने से पहले ज्वाइनिंग की है, जो एक रिस्की काम हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस दैट इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो जो ड्यू प्रोसेस है वो ये है कि कॉलेज के पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है आपका, उसके बाद कॉलेज आपको एक ऑफर लेटर डिस्पैच करता है आपके परमानेंट एड्रेस पर, या जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कमीशन के पास होता है उस पर। तो जैसे ही आपको वो ऑफर लेटर मिलता है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं ज्वाइनिंग के लिए उनको लेकर आप कॉलेज पहुंचिए और ज्वाइन कीजिए। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने चाहिए। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जो आपने फॉर्म भरते टाइम मेंशन की थी, जो भी डिटेल्स, उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप ओरिजिनल और 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज अपने साथ लेकर जाएं। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा कर लेकर जाएं और 2 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड होंगी ज्वाइनिंग के लिए। जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ कि जब आप ज्वाइनिंग कर लें, यानी कि जब आपसे एक प्रोफार्मा जो होगा वो भरवा लिया जाए या ऑफ़र लेटर का आपका एक्सेप्टेंस जो है वो आपसे लिखवा लिया जाए, तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि उस दिन की जो अटेंडेंस रजिस्टर है स्टाफ की उसमें आप साइन कर चुके हो, यानी कि आपकी अटेंडेंस उस दिन कॉलेज में मार्क हो चुकी है। दूसरी चीज़, जो भी वहाँ पर डीलिंग क्लर्क होंगे उस कॉलेज में जो आपको ज्वाइनिंग कराएंगे वो आपकी एक सर्विस बुक बनाएंगे। तो उस सर्विस बुक में लिखी गई हर एक एंट्री को आप ध्यान से चेक करें। उसमें आपकी हाइट लिखी जाती है, उसमें आपके जो है नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं और ये सब चीज़ें आपके आगे चलकर प्रमोशन में मददगार होती हैं। तो इसलिए एक एक एंट्रीज को अच्छी तरह से चेक करें, उसके बाद ही आप साइन करें सर्विस बुक पर। और उसके बाद रिक्वेस्ट कीजिए आपके कॉलेज के जो डीलिंग क्लर्क हैं उनको कि वो आपका सर्विस बॉन्ड और आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से जल्दी बनवाने की प्रक्रिया इनिशिएट करें। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू सम टिप्स टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम से रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर कि आप यूजीसी नेट अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके सेट एग्ज़ाम्स, स्लेट एग्ज़ाम्स, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, एक बार प्रैक्टिस कर लें उन सब की। यूजीसी नेट का तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। ऑलराइट, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, है ना। और वो कब होगा, जब आप आपके सब्जेक्ट की जो बेसिक बुक्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आपको क्लैरिटी होगी, है ना। तो उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। ओके, दूसरी चीज़, जो पोर्शन जीएस वाला है उसमें यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है बच्चा, वो करंट अफेयर्स और
डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीएस के से जो है वो टच में रहता है, तो इस वजह से उसको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस सेगमेंट में। ओके, तो आप ऐसे बच्चे से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे अगर आप बराबरी करना चाहते हैं या उससे अगर आपका कंपटीशन है तो आप एज ले सकते हैं अपनी सब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि 70 क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से ही आने हैं। यदि आपका जीएस पर पकड़ कमज़ोर है तो आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिटर्न में अच्छा स्कोर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में जो आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है अगर रिटर्न में आपका स्कोर अच्छा है। उसका प्राइमरी रीज़न जो है वो ये कि इंटरव्यू में एक मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट रखी गई है। इंटरव्यू में 12 से कम नंबर किसी को नहीं दिए जाते हैं और 27 से ज़्यादा किसी को नहीं दिए जाते हैं। ओके, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि 12 से कम दिए नहीं जा सकते या 27 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते, बिल्कुल दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि किसी को 12 से कम नंबर क्यों दिए गए हैं या फिर 27 से ज़्यादा नंबर क्यों दिए गए हैं। ऑलराइट, इसी वजह से अगर आप पिछले वर्षों का जो रिकॉर्ड्स हैं मार्क्स के वो देखेंगे तो 12 से 27 के बीच में मार्क्स वेरी करेंगे स्टूडेंट्स के। ओके, इंटरव्यू के लिए जब भी जाएं तो आपका एक फॉर्मल गेटअप होना चाहिए, ये तो वेरी वेल अंडरस्टूड है। ओके, ये बहुत ही साधारण सी टिप्स थी मेरी तरफ से, एंड अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, जल्दी ही एग्ज़ाम होगा एंड आई होप आप में से जो भी सीरियसली तैयारी करेगा वो सब सेलेक्टेड हों। काफ़ी वैकेंसीज हैं, चिंता मत कीजिए। हियर इज़ ए मोटिवेशनल कोट फॉर ऑल ऑफ यू, द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। तो इधर उधर ज़्यादा सलाह मत लीजिए, किसी से ज़्यादा टिप्स मत लीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, A well begin is half done. Okay, thank you so much, and also don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.